नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे ग्लोबल न्यूज़ के साथ। सबसे पहले बात करेंगे ऑयल के प्राइजेस के बारे में। तो ऑयल के प्राइजेस कल गिरते हुए दिखे। इसका रीजन ये है कि ओपेक ओपेक प्लस यानी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस है उनका एक कार्टेल है जिसे ओपेक कहते हैं। तो उन्होंने सितंबर का आउटपुट इंक्रीज के साथ जाने का फैसला किया, यानी दे आर प्रोसीडिंग अहेड विद द सितंबर आउटपुट इंक्रीज। तो इस वजह से हुआ ये है कि ब्रेंट क्रूड जो फ्यूचर्स है वो लगभग 2% से कल गिरे, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस डिमांड और सप्लाई का एक गैप जो है वो प्लग करते हैं। तो डिमांड आती है ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन कैसे चल रहा है उसके बेसिस पर, और सप्लाई आता है ऑयल को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने वाले नेशंस की तरफ से। तो अब जब ओपेक प्लस कंट्रीज आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड अगर सेम रही तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेस गिरेंगे। तो यही हमें दिखा कल। 2.2% से ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स गिरते हुए दिखे, और यूएस वेस्ट टेक्सास का इंटरमीडिएट क्रूड जो है वो भी कल डिक्लाइन होता हुआ दिखा बाय 2.6%। तो ये जो एक्सपोर्टिंग नेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इनके जो अलाइज है, इन लोग ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि वो 5,47,000 बैरल्स पर डे से सितंबर में अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये जो लेटेस्ट सीरीज ऑफ एक्सेलरेटेड आउटपुट्स है, इससे ओपेक प्लस नेशंस जो है वो भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं ऑयल के मार्केट में, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस जो भी है उसमें सिर्फ ओपेक नेशंस नहीं आते, बाकी नेशंस भी आते हैं। तो अगर आप ऐसे टाइम पर अपना मार्केट शेयर बढ़ा देते हो, प्राइजेस कम करते हो, तो आपका मार्केट शेयर बढ़ने के आसार यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और वही शायद इंटेंशन है ओपेक प्लस नेशंस का कि वो ऐसे टाइम पर मार्केट शेयर थोड़ा सा ग्रैब कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर हम बात करेंगे रशिया से रिलेटेड जो क्रूड जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में। तो काफी सारे टैंकर्स ने डिलीवर किया है बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड टू इंडिया, डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम यूएस एंड यूरोपियन यूनियन से भी इस पर प्रेशर रहा है। तो एटलीस्ट 4 टैंकर्स डिस्चार्ज हुए जिसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड रहा टू इंडियन रिफाइनरीज ओवर दिस वीकेंड। जो ये साइन है ये क्लोजली दिखा रही है कि स्क्रूटिनीज जो है वो शायद अब काफी बारीकी से होंगी आने वाले समय पर, क्योंकि अब यूएस भी रैंप कर रहा है अपना प्रेशर कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो रशिया से अपना परचेजेस जो है वो बंद करे। तो ऑयल ट्रेडर्स और शिपिंग कंपनीज जो इंडिया की है वो अब तक एक क्लियर डायरेक्शन के लिए रुकी हुई है फ्रॉम न्यू दिल्ली, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि वेदर उनको मॉस्को से सप्लाईज लेने हैं या नहीं लेने हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते में एक धमकी सी दी थी ट्रंप ने कि जो भी कंट्रीज स्पेसिफिकली इंडिया अगर रशिया से क्रूड परचेस करता है तो उन पर पेनल्टीज लगेंगी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तब बताई थी। तो ओवर द वीकेंड कुछ सीनियर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्होंने बताया कि वो इफेक्टिवली फंडिंग ले रहे हैं फॉर द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स वॉर इन यूक्रेन। तो बेसिकली यूएस का एक्विजिशन ये है कि अगर आप रशिया से ऑयल परचेस करते हो तो यू आर बेसिकली फंडिंग द वॉर इन यूक्रेन, ऐसा उनका कहना है इस पर। तो हमने पिछले हफ्ते में देखा ही है कि एक सरप्राइज 25% टैरिफ उन्होंने लगाया, एंड ऑफ कोर्स ट्रम्प ने ये भी बताया कि वो एक पेनल्टी लगाएंगे अगर इंडिया रशिया से क्रूड इंपोर्ट्स करना रोकता नहीं है, तो दे विल बी पुटिंग सम पेनल्टीज ऑन इट। तो इंडिया का जो एपेटाइट है फॉर डिस्काउंटेड रशियन क्रूड, वो उसको एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स बनाता है ऑफ रशियन क्रूड। एंड ये एक पेन पॉइंट काफी समय से रहा है फॉर द यूएस एंड वेस्टर्न अलाइज, जो थोड़ा बहुत प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं रशिया पर इससे रिलेटेड। तो कुछ सैंक्शंस, कुछ स्क्रूटिनी आए हैं। नयारा करके जो एक प्राइवेट रिफाइनर है इंडिया में, उन पर कुछ स्क्रूटिनीज लगाए गए थे। उनको बताया गया था कि वो अपने जो रन रेट्स है कट के फ्रॉम रशिया वो कम करे। इस पर कल ट्रंप ने कल रात को एक कमेंट भी बताई, जहां पर उन्होंने ये बताया कि इंडिया ना सिर्फ मैसिव अमाउंट्स में रशियन ऑयल बाय कर रहा है, वो उसको प्रोसेस करके ओपन मार्केट्स में बड़े प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। ऐसा भी उनका एक्विजिशन कल उन्होंने सोशल मीडिया पर ये चीज़ पोस्ट की। सो अब देखना होगा कि आगे वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली टेक सम एक्शन कि वो रशिया से क्रूड नहीं परचेज करेंगे, फियरिंग कि यूएस क्या एक्शन लेगा, या फिर इंडिया कंटिन्यूज टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। नेक्स्ट हमें बात करनी होगी अबाउट द प्रोमोटर्स सेलिंग। सो अब Q1 जब खत्म हुआ है तब हमको कुछ चीजें मिली है, कुछ डेटा पॉइंट्स मिले हैं टू रिफ्लेक्ट बैक। हमने ये देखा है Q1 में कि प्रोमोटर्स ने लगभग 55,000 करोड़ ऑफ स्टॉक बेचा है इन Q1। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स आईपीओ जहां पर ऑफर फॉर सेल हुआ हो। तो अब जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है इन इंडियन कंपनीज, दैट हैज गॉन टू 8 ईयर लो।
राइट। तो लगभग 54,700 करोड़ का सेलिंग जून के क्वार्टर में हुआ है, जिससे अब प्रोमोटर्स होल्डिंग इंडिया में 40.58% पर पहुंच गई है। लास्ट इतनी कम प्रोमोटर होल्डिंग सितंबर 2017 में देखी गई थी, जब ये आंकड़ा 40.19% तक पहुंचा था। तो उसके बाद ओवर 13 क्वार्टर्स और 3 इयर्स ओलोन उनका शेयर स्टैगरिंगली गिरा है। अगर हम मार्च 22 में देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग ओवरऑल 45% का था, 45.13, वहां से अब 40.58 के आसपास पहुंच चुका है। तो प्रोमोटर सेलिंग क्यों हो रही है? ये वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि बुलिश मार्केट्स जब होते हैं तब प्रोमोटर्स को लगता है कि हम हमारी स्टेक ऐसे ऐसे टाइम पर अपॉर्चुन मोमेंट पर बेच सकते हैं एंड वी कैन ब्रिंग सम मनी ऑफ द टेबल। कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हो सकते हैं कि डेट रिडक्शन होगा, लेगेसी प्लानिंग, फिलॉन्ट्रॉफी। कई प्रोमोटर्स दूसरे वेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस वजह से भी वो कई बार अपने स्टॉक्स जो है वो बेचते हैं। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया अगर मीट करना है उसके लिए भी कई बार पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी किया जाता है। तो रिलेटिवली लोअर प्रोमोटर होल्डिंग कुछ रिसेंट आईपीओ कंपनीज में भी दिखा है, एंड ओवरऑल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है मार्केट का, वो एक क्लियर रीजन दिख रहा है बिहाइंड दिस फॉल। पर ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर ओवरऑल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइंस कभी भी अच्छी नहीं है कि प्रोमोटर्स खुद जो है अपनी सेलिंग बढ़ा रहे हैं इन देयर स्टॉक्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। काफी सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे, एक के बाद एक हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएफ के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। रियल एस्टेट कंपनी है डीएलएफ, नेट प्रॉफिट बढ़ा है उनका बाय 19%। लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर देखनी है वो है न्यू बुकिंग्स। तो बिल्डर रजिस्टर बुकिंग्स जो है दे आर करंटली वर्थ 11,400 करोड़ फॉर डीएलएफ। तो कॉन्ट्रास्टिंग टू सम ऑफ द अदर रियल एस्टेट कंपनीज, ये नंबर काफी ठीक ठाक रहा फॉर डीएलएफ इन दिस क्वार्टर। तो ओवरऑल रेवेन्यू इस क्वार्टर के लिए अराउंड 3,000 करोड़ का रहा, एबिडा अराउंड 628 करोड़ का रहा। नेट कैश पोजीशन डीएलएफ की करंटली लगभग 8,000 करोड़ की है। न्यू सेल्स बुकिंग फॉर द फर्स्ट क्वार्टर स्टूड एट 11,400 करोड़, जो एक 78% ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो हमें रियल एस्टेट को भी जब हम देख रहे हैं एज अ सेक्टर, तब हमें सारे पॉकेट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। डीएलएफ जिन पॉकेट्स में ऑपरेट कर रहा है उनके लिए दिस क्वार्टर हैज बीन गुड, बट दैट्स नॉट नेसेसरीली द केस फॉर ऑल अदर रियल एस्टेट कंपनीज। डीएलएफ ने बताया कि उनकी स्ट्रांग डिमांड उनको दिख रही है उनके पोर्टफोलियोज में, जिससे वो एक हेल्दी ऑक्यूपेंसी लेवल भी मेंटेन कर पा रहे हैं ऑफ 94%। कंपनी ने एक एडिशनल ब्लॉक कमीशन किया है ऑफ 1.1 मिलियन स्क्वायर फुट, जो डीएलएफ डाउनटाउन में है। तो वो अपनी चेन्नई के कमर्शियल मार्केट में भी अपनी स्पेस जो है वो और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू के Q1 रिजल्ट्स की। वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि ये रिजल्ट अच्छा नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ सोना बीएलडब्ल्यू ऑन अमेरिकन मार्केट्स, पर ओवरऑल नंबर्स हैव नॉट रियली बीन दैट गुड इन स्पाइट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो नेट प्रॉफिट 12% से डिक्लाइन हुआ है कंपनी के लिए, एंड अब इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट सिर्फ 125 करोड़ रहा। रेवेन्यू इज ऑल्सो डाउन टू 850 ऑड करोड़। ओवरऑल रेवेन्यू में 4.2% की गिरावट दिखी है इस क्वार्टर में, एंड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। अगर हम इबिडा की भी बात करें तो वो भी 17.4% से गिर गया है इस क्वार्टर में। तो ना सिर्फ रेवेन्यू गिरा है बट मार्जिन्स भी गिरते हुए दिखे, जिस वजह से बॉटम लाइन पर ज्यादा स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। Q1 कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग क्वार्टर रहा, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने भी खुद ये एक्नॉलेज किया है, क्योंकि मल्टीपल एडवर्स फैक्टर्स रहे। कुछ फैक्टर्स टेम्पररी है एंड कुछ हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू रिजॉल्व, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। ओवरऑल इस क्वार्टर में कुछ बड़े ऑर्डर विंस भी रहे, तो वो एक अच्छी चीज इस रिजल्ट्स के थ्रू सामने आई है। उनको एक लार्ज ऑर्डर मिला है फ्रॉम अ नॉर्थ अमेरिकन ओईएम, नॉर्थ अमेरिकन कार मेकिंग कंपनी से उनको एक लार्ज ऑर्डर मिला है टू सप्लाई डिफरेंशियल असेंबलीज। ये उनकी लार्जेस्ट विन है इन 2.5 ईयर्स, एंड कंपनी की मैनेजमेंट बिलीव करती है कि ये इनका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्डर रहेगा, एंड इससे सक्सेसफुल ईवी लॉन्चेस आने वाले सालों में इनके लिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ला सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है ईथर एनर्जी का। ईथर एनर्जी जो ईवीज बनाती है इंडिया में, उनका जो Q1 का लॉस है वो मार्जिनली कम हो गया है, एंड इस बार के क्वार्टर का लॉस उनका 178 करोड़ का रहा। रेवेन्यू 79% से बढ़ गया है, एंड इसी वजह से कंपनी के स्टॉक्स कल ऑलमोस्ट 13-14% से रैली करते हुए दिखे। तो लाइक आई सेड 79% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है रेवेन्यू में। तो टोटल रेवेन्यू का नंबर इस क्वार्टर के लिए अराउंड 360 करोड़ आया है। ईथर ने अराउंड 46,000 यूनिट्स बेचे इस क्वार्टर में, जो एक 97% का जंप है ओवर द सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर। इबिडा मार्जिन्स भी 1700 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि पिछले
साल के सेम क्वार्टर में -33% के EBITDA मार्जिन्स थे, जो अब -16% के इस क्वार्टर में रहे। कंपनी का यह कहना है कि उनकी इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट काफी अच्छी रही। मेनली रिट्जा करके जो उनकी मॉडल है उसका सक्सेस काफी बेटर रहा। वो नंबर 1 रहे बाय मार्केट शेयर इन साउथ इंडिया इन दिस क्वार्टर, एंड वो क्विकली स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मिडिल इंडिया एंड अक्रॉस ऑल अदर रीजन्स लाइक नॉर्थ इंडिया एज वेल। अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का टारगेट ये है कि वो अपना जो फुटप्रिंट है वो नॉर्दर्न मार्केट्स में और बेटर करना चाहते हैं। एंड इस क्वार्टर में उन्होंने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी उनके मार्जिन्स में, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की फोकस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो पैन इंडिया एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस स्टेडी रही एंड उनकी मार्केट शेयर थोड़ा बहुत ग्रो करते हुए नजर आ रहा है। अगली न्यूज है रिगार्डिंग मैरिको, जिनके Q1 रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए। ओवरऑल रिजल्ट्स हैव बीन डिसेंट फॉर द कंपनी। नेट प्रॉफिट 8% से बढ़ता हुआ दिखा, रेवेन्यू बढ़ाया बाय 23%, मार्जिन्स हालांकि थोड़े बहुत स्लिप होते हुए दिखे। एबिडा अगर हम बात करें एबिडा की, तो 4.6% से एबिडा ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो शार्पली डिक्लाइन हुए टू 20.1%, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 23.7% थे। तो क्लियरली हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट का थोड़ा इफेक्ट इनके मार्जिन्स पर पड़ता हुआ दिखा है। अगर कंपनी के इंडिया के बिजनेस के वॉल्यूम्स की बात करें तो 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो काफी डिसेंट है। ओवरऑल रेवेन्यू इंडिया बिजनेस का 27% से बढ़ा है इस क्वार्टर में, मेनली बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स इन कोर पोर्टफोलियोज। तो जो मार्जिन्स कंपनी के घटे हैं वो क्यों घटे हैं? मेनली शार्प इन्फ्लेशन दिखा है कुछ की कमोडिटीज में, जिसकी वजह से प्रेशर उन पर ज्यादा दिखा है। पर्टिकुलरली हाई बेस एंड प्राइसिंग लेड डिनोमिनेटर इफेक्ट की वजह से ये हुआ है। कंपनी की मैनेजमेंट हालांकि ये कह रही है कि वो एक ग्रेजुअल अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे डिमांड पैटर्न्स वो ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर द क्वार्टर्स अहेड। तो ईजिंग इन्फ्लेशंस, फेवरेबल मॉनसून एंड पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सारी चीजें आने वाले क्वार्टर्स के बारे में कंपनी की मैनेजमेंट को काफी ऑप्टिमिस्टिक करती हुई नजर आ रही है। कंपनी की मैनेजमेंट ये भी एक्सपेक्ट करती है कि वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगे इन द मीडियम टर्म, एंड मार्केट शेयर जो है वो थोड़ा बहुत गेन करेंगे इन इंडिया अक्रॉस इट्स पोर्टफोलियोज। अगली न्यूज है रिगार्डिंग एबीबी। एबीबी इंडिया के रिजल्ट्स के बारे में कल गौरव सर ने अपने न्यूज के वीडियो में मेंशन किया था। कल सुबह एबीबी इंडिया का कॉन कॉल था, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मिली है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के बेस ऑर्डर्स काफी स्ट्रांग रहे, बट लार्जर ऑर्डर्स जो है वो काफी साइक्लिकल है। जो उनके कुछ क्लासिकल सेगमेंट्स है, जो ट्रेडिशनल सेगमेंट्स है, उसमें ओवरऑल डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड और स्लगिश रही। तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। तो कॉन कॉल के दौरान ये सारी प्रॉब्लम्स बताने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस 6% से डाउन था। रिजल्ट्स की बात तो कल के न्यूज में ऑलरेडी हुई थी, जहां पर चैलेंजेस दिख रहे हैं कंपनी को। काफी हद तक एक स्लो डाउन नजर आ रहा है उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में, एंड उसका रीजन कॉन कॉल में कल काफी क्लियर भी हुआ। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग पेटीएम। तो अलीबाबा, जो अब तक 5.84% तक का स्टेक होल्ड कर रहा था पेटीएम में, वो अपना लास्ट पूरा ट्रांच बेचने वाले हैं आज मार्केट में थ्रू अ ब्लॉक डील। तो अराउंड 3800 करोड़ का ये डील का वैल्यू रहेगा। इसके बाद अब अलीबाबा, विच इज अ चाइनीज इन्वेस्टर, दे विल टेक कंप्लीट एग्जिट फ्रॉम पेटीएम आफ्टर दिस सेलिंग। तो एंडफिन, जिस सब्सिडरी के नाम से वो पेटीएम में इन्वेस्टेड है, वो अपनी एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ 5.8% 84% बेचने वाले हैं थ्रू अ ब्लॉक डील। ये एक प्योर सेकेंडरी ट्रांजैक्शन है, यानी कोई न्यू इशुएंस ऑफ इक्विटी नहीं होने वाला है बाय द कंपनी। ये सेल एक क्लीन अप ट्रेड बताया जा रहा है, विच इज अ पोस्ट डील लॉक इन रिक्वायरमेंट। तो एंडफिन ने काफी ग्रेजुअली अपनी स्टेक पेटीएम में कम की है ओवर द लास्ट 2 years। ये जो एक लेटेस्ट ब्लॉक डील आ रही है, इसके पहले अगस्त 23 में भी उन्होंने काफी बड़ा सेलिंग किया था, लगभग 1400 करोड़ का सेलिंग एंडफिन ने तब किया था। मीनवाइल पेटीएम की अगर बात करें तो पिछले 1-1.5 साल में पेटीएम के ऑपरेशनल मेट्रिक्स काफी अच्छे से इंप्रूव होते हुए दिखे, क्योंकि उनके रिजल्ट्स भी सामने आए थे रिसेंटली, जहां पर उनके लॉसेस जो है वो नैरो होने लगे हैं, एंड उन्होंने एक डीएलजी बैक्ड लेंडिंग मॉडल एग्जिट किया था, एंड नाउ दे आर ऑपरेटिंग प्योरली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर लोन प्रोडक्ट्स। एंड इसी के साथ वो स्टेबलाइज कर रहे हैं अपने मर्चेंट एंड कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस को भी। इसी के साथ हमारी न्यूज आज की यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो पिछले हफ्ते में कॉपर के प्राइसेस जो है इनकी बहुत चर्चा हो रही थी। कॉपर एक काफी इंपॉर्टेंट मेटल है इंडस्ट्री में, राइट? काफी सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। कॉपर के वायर्स के बारे की यूटिलिटी हम सब जानते हैं, पर ऐसे मेटल्स के प्राइसेस में भी 20-25% का वोलेटिलिटी एक सिंगल डे में आ सकता है। यह हमें पिछले हफ्ते देखने मिला जब ट्रंप ने टैरिफ्स की बात की थी। तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं। यूएस के जो कॉपर फ्यूचर्स जो है ना,
वो 28% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे कंपेयर टू अनदर बिगर बेंचमार्क विच इज लंदन मेटल एक्सचेंज। इसका रीजन ये था कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो नया 50% का टैरिफ आएगा वो सारे रिफाइंड कॉपर इंपोर्ट्स पर आएगा। तो क्लियरली यहां पर एक मिसप्राइसिंग दिख रहा था यूएस के कॉपर प्राइसिंग में और लंदन के प्राइसिंग में, क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि टैरिफ आने वाला है। जब ट्रंप ने क्लैरिफाई किया कि जो 50% टैरिफ पिछले 1 अगस्त से जो अप्लाई होगा वो सिर्फ सेमी फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होगा, एंड जो रिफाइंड कॉपर के जो इंपोर्ट्स है उन पर ये एग्जेम्प्ट होगा। तो इससे कॉपर के प्राइसेस इमीडिएटली क्रैश हुए, क्योंकि जो डिफरेंस था, आर्बिट्राज करंटली एग्जिस्ट कर रहा था मार्केट में, वो अब जाने लगा। तो इसकी वजह से यूएस के जो कॉपर फ्यूचर्स है वो 20% से गिरे इन अ सिंगल डे, विच इज द लार्जेस्ट फॉल एवर रिकॉर्डेड इन कॉपर प्राइसेस। इसका क्या रीजन था? लाइक आई सेड, सिंपल रीजन था कि मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि चीजें ज्यादा होंगी पर उतनी हुई नहीं, तो तुरंत क्रैश हुआ। उसके पहले भी हमने देखा कि 28% का प्रीमियम था, तो ऑब्वियसली कॉपर प्राइसेस धीरे धीरे उस लेवल्स पर मूव हुए थे, बट इमीडिएटली सारा आर्बिट्राज वहां से खत्म हो गया। एंड ये जो डिलेड इम्पोजिशन है, हालांकि व्हाइट हाउस ने प्रोक्लेम किया है कि पॉसिबल टैरिफ्स आएंगे ऑन रिफाइंड कॉपर इन द फ्यूचर, लेकिन उसका जो इम्पोजिशन है वो भी डिले हुआ है, एंड इसी वजह से मार्केट्स, कॉपर मार्केट्स जो है वो कंप्लीटली क्रैश हो गए इन अ सिंगल डे। इसी के साथ हमारी न्यूज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investyadnya.in को विजिट करना मत भूलिए। अगर आपने अब तक हमारी वेबसाइट नहीं देखी है तो जरूर इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जैसे स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। MP50 ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप एक बार हमारी वेबसाइट जाकर चेक करें, हमारे प्रोडक्ट्स देखें, एंड अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो MP50 कूपन कोड यूज कीजिएगा, आपको 50% डिस्काउंट ये सारे प्रोडक्ट्स पर मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।